इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? देखो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस में जिस प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हो और उसे मार्केट में बेच रहे हो, या जिस प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हो और फिर बाहर आप उसको अपने प्रॉफिट के ऊपर बेच देते हो, तो मतलब कि हम हमारा धंधा कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि हमारा जो ऑपरेशन है वो कौन से प्रोडक्ट को बनाता है और कौन से प्रोडक्ट को बेचता है। तो जिस प्रोडक्ट में हम अपना धंधा चलाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन रन होता है, वो हमारे लिए इन्वेंट्री का पार्ट होता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री होगी वो हमारे बिजनेस के लिए एक लार्जेस्ट अमाउंट होगी और बैलेंस शीट में वो हम दिखाते हैं एज ए इन्वेंट्री। इस इन्वेंट्री में हमारे पास रॉ मटेरियल भी हो सकता है, यदि हम कोई प्रोडक्शंस कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, WIP भी हो सकता है और फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। तो ये इन्वेंट्री होगा। इन्वेंट्री होता है, इसकी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने वाले हैं, कि कब अपन प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, कब अपन सेल कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे ट्रांजेक्शन्स में, हमारे इनकम स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट आने वाला है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि इन्वेंट्री ईयर एंड के ऊपर कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो इन्वेंट्री में हम ऐड करने वाले हैं या वहां से हटाने वाले हैं। फिर लास्ट में पॉइंट, कभी कभी क्या होगा कि इन्वेंट्री जो आपका प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट भी हो सकता है, आप कहोगे कि सर पुराना हो गया या काफी टाइम से इन्वेंट्री पड़ा था वो बिक ही नहीं रहा है हमारा, तो उसका हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे 3 मेजर पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन्वेंट्री जब खरीदते हैं, सपोज करो कि हमने अहमदाबाद से कुछ आइटम ऑर्डर करा जो अहमदाबाद से बेंगलोर आने वाला है। तो अहमदाबाद वाले आइटम जो बेंगलोर आएगा तो एक तो परचेज कॉस्ट हो गई कि हमने कितने में डील करा, वो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, और वहां से आने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा और उससे रिलेटेड जो भी हमारी कॉस्ट होगी, जो हमारा इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल होने वाला है कि बेचने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, तो वहां तक जो भी कॉस्ट होगी वो हमारी इन्वेंट्री का पार्ट होगा। राइट। फिर आता है जब अपन इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में करते हैं कैश। यदि आपने कैश में पेमेंट कराया तो यह आप दिखा दोगे अकाउंट्स पेबल कि आपने क्रेडिट के ऊपर परचेज करा है। फिर अपन ने देखे कि जब बैलेंस शीट होती है उसमें इन्वेंट्री में कौन कौन सा आइटम हम ऐड करने वाले हैं। सपोज करो अपना 31 दिसंबर है, अपना ईयर कब चल रहा है, ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर। हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी थी 1 लाख यूनिट की, हमारे पास 1 लाख यूनिट की इन्वेंट्री स्टॉक में है सपोज करिए। ठीक है, अब आपने क्या किया कि अहमदाबाद से कुछ आइटम आपने ऑर्डर करा, और ऑर्डर कब करा था, 29 दिसंबर को आपने ऑर्डर करा। अब ऑर्डर करने के बाद यदि ये अपने पास नहीं पहुंचता है तब तक हम इसको इन्वेंट्री में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन इसकी 2 कंडीशन होती है। यदि आपने कोई भी इन्वेंट्री ऑर्डर करी है और वो रास्ते में है, इन ट्रांजिट गुड्स, वहां पे आपको 2 चीजें देखनी पड़ेगी, FOB शिपिंग पॉइंट, एक होता है FOB डेस्टिनेशन। शिपिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब सेलर, जब अपन अहमदाबाद से यदि कोई आइटम्स ऑर्डर कर रहे हैं, लाइक अपन ने क्या किया 2000 ऑर्डर यूनिट एक्स्ट्रा ऑर्डर करे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अहमदाबाद वाला सेलर है ना, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जाके जो शिपिंग पॉइंट है, हमारा ट्रांसपोर्ट वाला पर्सन जो बैठा है, जिसको अपन ने बोला कि तुम ये स्टॉक हमारे पास पहुंचा देना बेंगलोर वाले वेयर हाउस में। ओके, तो ये जो अहमदाबाद वाला सप्लायर क्या कर रहा है कि 2000 अपने वेयर हाउस से निकाल के और ट्रांसपोर्ट वाले को दे देता है, शिप कर देता है। जैसे ही यदि उसने शिप कर दिया और अपना यदि डील FOB शिपिंग पॉइंट तक की बात हो रखी थी, तो ये 2000 इन्वेंट्री हमें मिला तो नहीं है 31 दिसंबर तक का, लेकिन हम अपनी इन्वेंट्री में ये ऐड कर देंगे 2000 यूनिट। ये होता है FOB शिपिंग पॉइंट, कि हमारा वो शिप तो हो गया है। हमने FOB शिपिंग पॉइंट तक की बात करी थी कि आपका काम है अपना वेयर हाउस से हमारा प्रोडक्ट निकाल के आप एक काम करो, शिप कर दो, ट्रांसपोर्ट वाले तक पहुंचा दो। अब ट्रांसपोर्ट वाला हमें कभी भी लाके देंगे, कोई जरूरी नहीं है यदि ये 5 जनवरी को लाके दे, 10 जनवरी को लाके दे, वो हमारा हेडेक है। हमको शिप करवा दो 31 दिसंबर से पहले। जैसे ही 31 दिसंबर को शिप हो जाएगा उससे पहले, तो हम अपनी इन्वेंट्री में उसको ऐड कर लेंगे। राइट। फिर दूसरा आता है FOB डेस्टिनेशन। नाम से पता चल रहा है डेस्टिनेशन, कि जब तक हमारे अपने बेंगलोर के वेयर हाउस तक वो नहीं पहुंचता है, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है, तब तक हम अपन क्या करेंगे, उस इन्वेंट्री को ऐड ही नहीं करेंगे। कि हमारे पास सपोज करो 29 को हमने ऑर्डर करा और वो आने में हमें कम से कम यहाँ पे 15 5 मतलब 5 जैन लग रही है,
तो 5 जैन को हमें वो रिसीव हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सर हमारी एंडिंग इन्वेंट्री ओनली 1 लाख होगा। अभी ट्रांजिट में है, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन की बात हो रखी थी। जब तक हमें वो अपने वेयर हाउस में मिलता नहीं है, तब तक हम उसको इन्वेंट्री में ऐड नहीं करेंगे। आओ देखो, इन ट्रांजिट गुड्स है जिसमें एफओबी शिपिंग पॉइंट और एफओबी डेस्टिनेशन। शिपिंग पॉइंट में क्या मतलब हुआ कि वो आइटम शिप हो चुका है पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और वो हमें मिल जाएगा कभी भी मिलो, लेकिन ऑन टाइम बिफोर 31st से पहले यदि वो शिप हो चुका है तो हम अपनी इन्वेंट्री में क्या कर देंगे, परचेज दिखा देंगे, और वो सेलर भी होगा, वो भी अपनी सेल्स की एंट्री बुक कर लेगा। लेकिन एफओबी डेस्टिनेशन के ऊपर हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में नहीं मिलता है, तब तक हम इसको एड नहीं करेंगे, तो हम परचेज की एंट्री भी पास नहीं करेंगे, और सेलर भी होगा वो अपनी सेल्स की एंट्री पास नहीं करेगा। ये होता है कि इन ट्रांजिट गुड्स। फिर आता है कंसाइनमेंट गुड्स। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पे अपने पास बेंगलुरु में 1 लाख यूनिट अपने वेयर हाउस में पड़ी थी। अपन ने क्या करा कि हमारा कोई एक हैदराबाद का दोस्त था जिसने वेयर हाउस खोल रखा है और वो भी कुछ प्रोडक्ट बेचता है। फोन पे बात हुई, इन्होंने बोला एक काम करो यार, यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करो, आप क्यों ना 500 यूनिट मुझे यहाँ पे अपने वेयर हाउस पे भेज दो, मैं यहाँ लोगों को दिखा दूंगा, और यदि वो इंटरेस्ट होते हैं तो मैं उनको यहीं पे सेल कर दूंगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से 500 यूनिट यहाँ से अपन ने हैदराबाद वाले वेयर हाउस में पहुंचा दिए। मतलब कि कंट्रोल किसके पास है, हैदराबाद वाले अपने दोस्त के वेयर हाउस में है, वो तो हैदराबादी दोस्त के पास वो कंट्रोल है। अपने यहाँ से यूनिट कितने चले गए, 500 यहाँ से चले गए, अपने वेयर हाउस में नहीं है। लेकिन अपन ने जो ये आइटम भेजा है ना, ये हमने सेल नहीं करा है उसको, हमने उसको कंसाइनमेंट के ऊपर भेजा है कि यार एक काम करना कि ये प्रोडक्ट है ना 500, आप बोल रहे हो कि मार्केट उधर बहुत अच्छा है, तो एक क्यों ना अपन एक बार चेक कर लेते हैं, आप वहां पे बेचिए, और जो भी अमाउंट आएगी सेल्स का कुछ परसेंटेज हम आपको एज ए कमीशन दे देंगे। जैसे ही आप बेच दोगे हमें इन्फॉर्म कर देना, हम यहाँ से हमारी सेल दिखा देंगे। जब तक कि कंसाइन, देखो ये हो गया हमारे पास कौन, कंसाइनर, और ये हो गया हमारा कंसाइनी। तो जब तक कि कंसाइनी इसको बेच नहीं देता है, तब तक कि हम यहाँ पे अपना इन्वेंट्री लेस नहीं करेंगे। कंसाइनी होता है वो हमेशा ध्यान रखना कुछ ना कुछ कमीशन लेगा। ये 500 यूनिट हमने भेजी, तो यहाँ पे 1 लाख यूनिट में से 500 यूनिट हम लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑन मतलब अपना ही माल है, अपना ही इन्वेंट्री है, अपन एज ए कंसाइनमेंट भेजा है उसको, वहां पे कंट्रोल उसका जरूर है, लेकिन हम उसको बेच नहीं रहे हैं, वो वहां पे रख के, और आगे जैसे सेल होगी तो वो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करेगा कि मैंने इतने प्रोडक्ट बेच दिए हैं, तो इतना मेरा कमीशन बन रहा है, बाकी का मैं रेमिटेंस कर रहा हूँ आपको पैसे। तो उसी टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आइटम लेस कर देंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री लेस कर देंगे। तो जब आप कंसाइनमेंट के ऊपर गुड्स बेचते हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनरशिप नेवर ट्रांसफर की, अपन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉर कंसाइनी व्हेन द गुड्स आर कंसाइन, कि हम यहाँ पे कंसाइनी को जब गुड्स बेचते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनली फॉर कंट्रोल दे देते हैं उसको कि ये 500 यूनिट है, इसका कंट्रोल अब तेरे पास में है, जब भी इसको बेचेगा इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करना, और मैं यहाँ पे अपनी सेल की एंट्री पास करूंगा। ओके, तो ये होता है कंसाइनमेंट गुड्स। फिर आता है गुड्स आउट ऑन अप्रूवल। देखो क्या होता है, कभी कभी सपोज करो कि यहाँ पे अपनी शॉप है और 1000 यूनिट हमारे यहाँ पे शर्ट है। अपन क्या कर रहे हैं, किसका प्रोडक्ट किसका धंधा कर रहे हैं, शर्ट बेचते हैं और मार्केट से खरीदते हैं और बेच देते हैं, तो हमारा इन्वेंट्री क्या हो गया, शर्ट हो गया। अब आपका कोई दोस्त आता है, आके बोलता है कि यार मुझे एक शर्ट चाहिए, तो हमने कहा चलो ठीक है देख लो, ये शर्ट इतने पड़े हैं आपके पास। लेकिन वो दोस्त कंफ्यूज है इस बात को लेके कि कौन सा कलर मुझे लेना चाहिए, तो वो बोलता है यार क्यों ना एक काम करो, मुझे ना 5 शर्ट दे दो, ये जो मुझे कुछ 2-3 शर्ट पसंद आए, लेकिन मैं घर पे जाके अपने सिस्टर या ब्रदर को दिखाऊंगा, और जो भी पसंद आएगा मैं रख लूंगा, और बाकी तुम्हारे शर्ट दे दूंगा। तो हमने क्या किया, चलो ठीक है कोई ना दोस्त है ले जा, अपने 5 शर्ट उसको दे दिए। क्या हमने सेल कर दी, आंसर इज नो, हमने अभी तक वो सेल नहीं करी है। अपना दोस्त है वो 5 शर्ट लेके गया है, जैसे ही उसको एक शर्ट पसंद आएगा वो इमीडिएटली हमें कॉल करेगा कि बोलेगा ये शर्ट मुझे पसंद आ गया, बाकी 4 शर्ट मैं आपको दे रहा हूँ वापस। तो जैसे ही वो हमें वापस 4 शर्ट देता है और एक शर्ट की अप्रूवल देता है, उस टाइम हम हमारे 1000 में से एक शर्ट लेस कर देंगे, और 4 शर्ट तो एज इट इज हमने आउटवर्ड भी नहीं करा, तो इनवर्ट करने की भी जरूरत नहीं, वापस 4 शर्ट हमारे ऑफिस में या दुकान में आ जाएंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ये 5 सेट भेजे थे ना, ये गुड्स आउट ऑन अप्रूवल के ऊपर था कि आपको पसंद आ गया तो आप हमें ओके कर देना, हम वहां पे सेल की एंट्री दिखा देंगे। 5 सेट लेके गया था, एक सेट पसंद आया, 2 आए या 3 आए, कितने भी सेट पसंद आए इमीडिएटली मुझे कॉल करो, मैं उसके जैसे आपकी अप्रूवल मिलेगी हमारी सेल की एंट्री पास हो जाएगी और वहां से हमारा इन्वेंट्री भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी जब गुड्स आउट ऑन अप्रूवल भेजा जाता है 31 दिसंबर को आप यदि 5 सेट देते हो और वो नेक्स्ट डे को आके आपको बोलता है मैं एक सेट लूंगा, तो यहाँ पर 5 गुड्स आपका इन्वेंट्री में इंक्लूड ही रहेगा 31 दिसंबर तक। आप एक जो सेट है वो लेस कब करोगे, वो 1 जनवरी को करने वाले हो। ठीक है, तो ये होता है गुड्स आउट ऑन अप्रूवल, कि हम किसी अप्रूवल के ऊपर भेजते हैं तो हमारी इन्वेंट्री हम लेस नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि उसका अप्रूवल हमें ना मिल जाए, जब तक कि वो बोल दे कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट खरीदने वाला हूँ, मतलब अपनी एक्सेप्टेंस ना दे दे तब तक हम उसका कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये होता है गुड्स आउट ऑन अप्रूवल। एक होता है एब्सोल्यूट इन्वेंट्री। एब्सोल्यूट इन्वेंट्री का मतलब कि आपका इन्वेंट्री पुराना हो गया है। सपोज करिए कि आपके पास 1000 शर्ट थे और उसमें से जो हमारे पास 10 शर्ट है वो मतलब अब फैशन चली गई उनकी, कोई खरीद ही नहीं रहा है, पिछले 1 साल से कोई ग्राहक ही नहीं लग रहा है या कस्टमर ही नहीं आ रहा है, जिसको दिखा रहे हैं वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ये तो पुराना हो गया, आजकल मार्केट में चलता भी नहीं है। तो ऐसे सेट का हम क्या करेंगे, ऐसे सेट को हम अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ करेंगे और एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे एज ए ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री राइट ऑफ। ठीक है, तो हमारे को क्या है, बैलेंस शीट के ऊपर हमारी पुरानी इन्वेंट्री भी नहीं रखनी है। तो आप क्या करोगे कि ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री को भी वहां से हटा दोगे। यदि आपके पास जब बैलेंस शीट ईयर एंड के ऊपर हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो इन्वेंट्री में यदि हमारे पास पुराना इन्वेंट्री पड़ा हुआ रहता है जो काफी टाइम से बिक ही नहीं रहा है, तो ऐसे इन्वेंट्री को हम हमारी इन्वेंट्री जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है वहां से हम लेस करेंगे और इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंडिचर बुक करने वाले हैं। ओके, तो वो हम क्या कहेंगे, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री बैलेंस ऑन द बैलेंस शीट, कि ऐसा आइटम जिसका बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट की आइटम इन्वेंट्री में हम ऐड नहीं करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री। ओके, अब हो गया कि यहाँ तक तो कौन कौन से आइटम हम इन्वेंट्री में ऐड करने वाले हैं। तो फटाफट एक बार क्विक देख लेते हैं वापस कि हम इन्वेंट्री में यदि इन ट्रांजिट गुड्स होते हैं जो एफओबी शिपिंग पॉइंट और एफओबी डेस्टिनेशन से रिलेटेड हो तो उससे रिलेटेड हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। शिपिंग से रिलेटेड है तो जैसे शिप हो गया 31 दिसंबर से पहले तो हम अपनी इन्वेंट्री में वो ऐड कर देंगे। यदि डेस्टिनेशन है तो 31 से पहले मिल रहा है तो ऐड कर देंगे, नहीं तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। कंसाइनमेंट गुड्स होता है तो हम कंसाइनमेंट के ऊपर यदि गुड्स हम बेचते हैं तो हम अपनी इन्वेंट्री में से लेस नहीं करते हैं, लेकिन जब जैसे ही कंसाइनी हमें अप्रूवल दे देता है कि मैंने इतने आइटम बेच दिए हैं तो उसी टाइम हम अपने एक सेल की एंट्री पास कर देंगे और इन्वेंट्री को भी रिड्यूस कर देंगे। कंसाइनमेंट के ऊपर कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ओनली कंट्रोल ट्रांसफर किया जाता है, बट ओनरशिप हमारी ही होगी। ठीक है, आउट गुड्स आउट ऑन अप्रूवल कि हम अप्रूवल के ऊपर देते हैं, तो दोस्त वाला एग्जांपल याद रखना कि हमारा दोस्त आता है 5 सेट लेके जाता है, तो जब तक कि वो अप्रूवल ना देते कि मुझे ये सेट पसंद आ गया तब तक हम सेल एंट्री पास नहीं करने वाले, इन्वेंट्री में से उसको भी रिड्यूस नहीं करेंगे। ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो काफी टाइम से बिक ही नहीं रहे, तो ऐसे आइटम्स को हम इन्वेंट्री में से हटाएंगे और अपने इनकम स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंडिचर बुक कर देंगे। ओके, आ जाओ, अब आता है कि कुछ आइटम्स जो हम इन्वेंट्री खरीदते हैं ना, तो हम खरीदते टाइम कौन कौन सी कॉस्ट हमारी इन्वेंट्री में ऐड करेंगे। तो सपोज करो आप क्या कर रहे हो, इन्वेंट्री बनाते हो आप, जैसे लाइक ये कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर का प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके ऊपर मटेरियल लगेगा, भाई प्लास्टिक लेके आओगे, लेबर लगेगी, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी कि भाई हमारे पास मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो सारी हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई, जिसको हम इन्वेंट्रेबल कॉस्ट बोलते हैं, वो आइटम ऐड होगा। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो इससे रिलेटेड नहीं होते, इससे रिलेटेड नहीं होते। सपोज करो कि भाई आपको पता है कि ऐसी कोई सैलरी, रेंट आपका ऑफिस का रेंट है, तो ऑफिस का रेंट आप जब पे कर रहे हो या आपका जो प्लांट है उसका रेंट पे कर रहे हो, तो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है एग्जैक्टली, और हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी नहीं है कि भाई वेयर हाउस है उसका कुछ पार्ट ही हम अपना मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कर रहे हैं और दूसरा पार्ट पूरा ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगी, पीरियड कॉस्ट हो जाएगी। और पीरियड कॉस्ट हम कहाँ पे जाते हैं, उसी साल हम इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है कि प्रोडक्ट कॉस्ट इन अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, राइट, कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो कैलकुलेटर बनाते टाइम हमारे पास डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा था, डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है,
और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हैं। ओवरहेड का मतलब कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पाते हैं पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर कि कितना एक्सपेंडिचर आएगा, तो वो लेकिन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो वो आइटम हमारी इन्वेंट्रेबल कॉस्ट हो जाएगी। ओके, ये अपने देखा होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग जब कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे हम देखते हैं पूरा। अब आता है कि डिटरमाइनिंग विच आइटम इज सोल्ड, कॉस्ट फ्लो एजम्पशन, कि अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप जो आइटम अपना ऑपरेशन है, अपना मतलब जो धंधा कर रहे हैं, उस धंधे में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको हम कैसे खरीद रहे हैं और उसको कैसे बेच रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, दैट्स द इम्पोर्टेंट। और एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे हम यहाँ पे 4 मेथड के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशंस करने वाले हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एवरेज मेथड और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। देखो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है ना, इतना एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। द रीजन ऑफ दैट कि नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। जैसे आपका क्या है कि एक या दो प्रोडक्ट ही बेच रहे हो, सपोज करो आप BMW कार लेने जाते हो, तो वहां पे इतना कोई बड़ा इन्वेंट्री नहीं है उनके पास, हार्डली 10 से 15 गाड़ियां होगी, और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, उनका पता चल रहा है कि कौन सी गाड़ी है, कितने में आई है और कितने में हम बेच रहे हैं। लाइक गोल्ड हो गया, है ना, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो ऐसे आइटम जिसको हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कितना यूनिट इनवर्ड हुआ और उससे रिलेटेड कितना आउटवर्ड हो रहा है, तो इजीली हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम इंडिविजुअली आइटम्स को क्या कर लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं, कौन सा आइटम आ रहा है, कौन सा आइटम जा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब ये 3 मेथड कैलकुलेट करते हैं। ये जैसे सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेटर बना रहे हो, वही वापस एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम कैलकुलेटर बनाते हैं। तो कैलकुलेटर बनाते टाइम कैसे हमने परचेज करे, फिर कब इनको बेचा, और इनका हम किस तरीके से इन्वेंट्री की कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एवरेज मेथड। एक बार थोड़ा सा नाम से देख लेते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, पहले आया पहले गया। सपोज करो आपने जनवरी मंथ में कुछ आइटम खरीदे, 10,000 यूनिट खरीदे, तो जब फरवरी मंथ में बेचने की बात आएगी ना, तो आपको पहले 10,000 में से बेचना पड़ेगा, कि आपने जब पहली बार खरीदा था उसी को पहली बार बेचो वापस। अंडरस्टूड, कि आपने जब फर्स्ट टाइम खरीद रहे थे तो पहली इन्वेंट्री जब हमारे पास आई, फिर आपने फेब में भी खरीदा होगा, लेकिन जब फेब में बेचने की बात आएगी ना, तो फेब वाली इन्वेंट्री नहीं बेचोगे, पहले पहले कौन सी बेचोगे, जो जैन में खरीदी है। तो हम उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं। तो उससे सर क्या है, मतलब ये निकालते क्यों है, तो इससे हमें एंडिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पता चलता है, और हमारे पास बेचे गए माल की लागत, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हमारे पास कॉक्स निकल के आता है। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम कॉक्स भी कैलकुलेट करते हैं और इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, दूसरा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, कि जो लास्ट में आया उसे पहले बेच दो। सपोज करो आपने जैन में खरीदा, फेब में भी खरीदा, लेकिन जब फेब में बेचोगे तो पहले फेब वाला वापस बेचोगे, जैन वाला एक बार पड़ा रहने दो। तो लास्ट में जो आया, कि लास्ट में जो आया उसको पहले निकाल देंगे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या कहता है कि जितना भी यूनिट आपने खरीदा उसकी एक एवरेज कर लो, कितनी यूनिट है और कितनी आपके पास परचेज प्राइस लगी, आपकी कॉस्टिंग लगी, और उसकी एक एवरेज कॉस्ट निकाल लो। फिर आपके पास एंडिंग इन्वेंटरी कितना बचा है और आपने कितना गुड्स सोल्ड करा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूएशन भी निकल के आ जाएगी। जो इजीएस्ट टॉपिक है, जो हम कह सकते हैं एवरेज कॉस्ट वेरी इजीएस्ट टॉपिक है क्या। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब अपन इनका जो एजम्पशंस यूज करते हैं वो दो तरीके से लेके चलते हैं। फिर यदि आप इन अपनी अकाउंटिंग एज ए पीरियोडिक मेथड के अकॉर्डिंग फॉलो करते हो, पीरियोडिक मेथड का मतलब कि आपने 1 मंथ या 2 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री पास करते हो। एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री, परपेचुअल मेथड। जो परपेचुअल में क्या होगा, एवरी ट्रांजेक्शन, जैसे ही आपका एक ट्रांजेक्शन खत्म होगा उसी टाइम अपनी अकाउंटिंग आप रिकॉग्नाइज करोगे, और उसी टाइम अपनी बुक्स को आप आइडेंटिफाई करोगे कि मेरे पास इन्वेंट्री कितना बचा है और मेरे पास कितने की कॉस्ट का प्रोडक्ट मैंने बेचा है, वहां पर आप देखने वाले हो। तो परपेचुअल इन्वेंट्री ये होता है, परपेचुअल मेथड ये होगा, पीरियोडिक मेथड अलग होगा। एक हम यहाँ पे क्या करें, इन चार जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इनका एक एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको। एग्जाम्पल नोट करो, और फिर इसके बाद में हम 1 बाय 1 मेथड कैलकुलेट करने वाले हैं, और वहां पे आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके से अकाउंटिंग होती है। सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक,
ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिट और यहाँ पे लिख दिया हमने कि पर यूनिट डॉलर, ठीक है, पर यूनिट में यहाँ पे डाल रहा हूँ कि यहाँ पे अपने पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 1000 यूनिट और ये अपन ने $5 में खरीद रखा था। ओके, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो हुआ था परचेज का। आपने कुछ आइटम और परचेज करा स्टार्टिंग में, कितनी यूनिट, 1000, 5 यूनिट और $6 पे आपने उसको खरीदा। ओके, सेकंड जो हुआ था आपका वो सेल हुआ था और वो 900 यूनिट का हुआ था, तो इसको हम क्या करेंगे, सेल दिखा देंगे। यहाँ पर अपन कहेंगे कि अपने पास सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास $10 है, वो प्रोडक्ट हम सेल्स कर रहे हैं $10 में। थर्ड थर्ड भी आपने क्या किया, सेल्स करी है $700 और वो भी आपने 10 में बेची है। फोर्थ जो अपने पास ट्रांजेक्शन हुआ था वो आपने कुछ आइटम और मंगवाया है, इन्वर्ट करा है 1000 यूनिट का और ये अपने पास कितना है, $7 में आपने खरीदा है। ओके, फिर आपने क्या किया है कि हमारे पास और सेल करी है फिफ्थ 600 की और ये भी आपने $10 में बेच दी। सिक्स, फिर आपने सेल करी है और ये 200 यूनिट बेचा है और ये भी आपने 10 में बेचा है। ये आपका क्या है, ट्रांजेक्शन स्कोर का है, मतलब पूरे साल का। इससे हम देखेंगे कि फीफो मेथड क्या होगा, लिफो मेथड कैसे होगा, वेटेड एवरेज मेथड कैसे होगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल राइट नाउ, कि वो तो सर हम कुछ इंडिविजुअल आइटम को ट्रैक करने के लिए होता है, जिसमें हमारे पास सेलिंग और परचेजिंग कोई लिमिटेड आइटम्स होते हैं, लाइक BMW कार हो गई, मर्सिडीज कार हो गई या गोल्ड हो गया, इनसे रिलेटेड जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है। अब फिर मैंने आपको बताया कि जब अपन ये जो मेथड, इन्वेंट्री मेथड या जो अपन एग्जाम्पन्स यूज करते हैं, कौन सा मेथड हम लगाएंगे, वो दो तरीके से लगा सकते हैं। आप यदि पीरियोडिक मेथड लगा रहे हो या आपको परपेचुअल मेथड लगा रहे हो, एग्जाम्स में आपको दिया होगा पीरियोडिक मेथड या परपेचुअल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, मैं दोनों साथ में करवा देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हम पीरियोडिक मेथड, ठीक है, पीरियोडिक मेथड, और ये हो गया हमारे पास परपेचुअल मेथड। ओके, सबसे पहला मेथड लेते हैं हम फीफो मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा हो गया, फीफो मेथड। जब आप पीरियोडिक मेथड यूज करते हो तो आप, हमारा एग्जाम्पशन क्या था कि पीरियोडिक मेथड में महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में या साल भर में, पहले आप मतलब पीरियड के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री करते हो। तो जब पीरियड के अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री करते हो और ये यदि स्पेसिफिक पीरियड के लिए दे रखा है हमें, सपोज करिए 1 साल के लिए दे रखा है पूरा ट्रांजेक्शन, तो जब पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड यूज कर रहे हो और फिफो मेथड यूज कर रहे हो, पीरियोडिक में आप कोई भी मेथड यूज करो, आप सबसे पहले है ना, आप इनको अलग अलग कर दो कि परचेज कितना हुआ और सेल कितना हुआ। पूरे साल में हमने परचेज कितना करा और पूरे साल में आपने सेल्स कितनी करी, उन दोनों को अलग अलग करो। कहने का मतलब जब अपने पास फिफो मेथड हम यूज करते हैं तो आप क्या करो, ओपनिंग स्टॉक लिखो। ओपनिंग स्टॉक यूनिट कितनी है, आप बोलोगे 1000 यूनिट है और कितने में है 5, तो इसका मतलब 5000, अंडरस्टूड। फिर आप दिखाओ परचेज, परचेज कितनी है, आप बोलोगे 1005 यूनिट है, 1500 यूनिट है 6 के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास टोटल कितना हुआ 1500 इंटू 6, तो आप बोलोगे 9000। ओके, देखो फिर नेक्स्ट जो सेकंड वाले ट्रांजेक्शन है वो सेल का है। जब सेल की हम कर रहे हैं, यहाँ पे सेल आ रहा है, तो हमें सेल नहीं लेना है, हमें एक बार सारी परचेज एक साथ दिखानी है। पीरियोडिक में क्या करेंगे, हम पीरियड के अकॉर्डिंग चलेंगे कि एक पीरियड में कितना हमने साथ में काम करा है, तो यहाँ पे सारे के सारे हमने दिखाएंगे परचेज कि हमारे पास स्टॉक है कितना बेचने के लिए, वो अपन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट परचेज ले लो वापस, नेक्स्ट परचेज कितनी है 1000 यूनिट की, तो 1000 यूनिट और 7 में हमने खरीदा तो 7000 ही आ गया। फिर आपका कोई परचेज है नहीं, तो आप इसको क्या कर दो टोटल, और ये हमारे पास क्या हो गया, अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल निकल गया, आप बोलोगे हमारे पास 1025 और 35 और कितना हो गया यहाँ पे 5000 प्लस 9000 प्लस 7000, तो टोटल हमारे पास 21000 का स्टॉक अवेलेबल है, कि हमारे पास 3500 यूनिट पड़ी है और 21000 की यूनिट है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब जब आप लेस करोगे
इसमें से सेल्स। बस ये इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक मेथड में। पीरियोडिक मेथड में जब अपन क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज सारी की उसको एक साथ दिखा देंगे। अब हम सेल लेने वाले हैं। सेल कैसे? मेथड के अकॉर्डिंग। मेथड क्या कर रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। बताओ सबसे पहले सेल कौन सी हुई? तो आप बोलोगे सबसे पहले जो सेल है वो 900 यूनिट की है। 900 यूनिट की, तो आप यहाँ पे दिखाओगे 900 यूनिट सेल। अब 900 जो यूनिट है आपने कितने में बेचा? $10 में बेचा। लेकिन हमें तो यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है। तो बताओ सबसे पहले कि 900 यूनिट जो हमने बेची वो किस में से बेची होगी? तो मेथड कह रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, किससे जो पहले आया वो पहले निकल गया। तो पहले कौन सा था? ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास 1000 यूनिट पहले लास्ट ईयर हमने परचेज करा था $5 के अकॉर्डिंग, वो हमारा पहले पड़ा था। तो हम ये 900 यूनिट है ये उसमें से बेचेंगे। तो क्या हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक? यस। आप बोलोगे 1000 यूनिट है उसमें से 900 हम बेच देंगे। इसका मतलब हमारे पास कॉस्टिंग कितनी लगेगी? 5 वाली। तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पे कॉक्स निकल के आ गया कि आपने 900 यूनिट जो बेचा है इंटू 10, मतलब 9000 यूनिट का आपने सेल करी थी, उसकी कॉस्ट कितनी है? 900 इंटू 5। आप बोलोगे 4500, मतलब 50% आपने ग्रॉस प्रॉफिट पे बेच दिया इसको। ओके, नेक्स्ट सेल क्या है? नेक्स्ट सेल क्या है? तो नेक्स्ट सेल है 700 यूनिट। तो यहाँ पर आप लिखो 700 यूनिट नेक्स्ट सेल। अब मुझे बताओ 700 यूनिट किस में से बिकेगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। आप बोलोगे सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में 1000 यूनिट था, उसमें से 900 यूनिट तो हमारा क्या हो गया? चला गया। पीछे कितना बचा? 100 यूनिट। तो आप बोलोगे सर दो तरीके से इसको बेचेंगे, एक तो 100 यूनिट बेचेंगे पहले, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? 5। उसकी कॉस्ट तो 5। फिर ये पूरा का पूरा चला गया, खाली हो गया। अब हम यहाँ पे परचेज सेकंड जो हमने परचेज करी है, जो पहले आ रखा है स्टार्टिंग में, अब हमारे पास पहले कौन सा आ रखा है? 1500। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा? 600 यूनिट बचेगी। भाई अपने पास 100 यूनिट तो चली गई ऊपर वाले में से, ओपनिंग स्टॉक में से। ओपनिंग स्टॉक 1000 का था, उसमें से 900 यूनिट हमने पहले से ही बेच दी, तो पीछे उसमें कितनी बच गई? 100। तो 100 यहाँ पे निकाल देंगे। अब अपन को बेचनी कितनी है? 700, लेकिन हमारे पास अभी 100 ही बिकी है। इसका मतलब 600 हमें नेक्स्ट जो फर्स्ट में आया उसको हम बेचना पड़ेगा। तो फर्स्ट में 1500 आया था और उसकी कॉस्ट कितनी है? $6 के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे बोल दोगे 4500 ये बिका, यहाँ पे 500 ये बिका, और यहाँ पे 3600 ये बिका। एवरीवन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। फिर तो परचेज ऑलरेडी ले रखा है, फिर आपको सेल दिखानी है 600 यूनिट की। तो यहाँ पर आओ, वापस सेल्स हुआ और आप दिखाओगे यहाँ पे 600 यूनिट की। मुझे बताओ तुम्हारे पास ये 1500 यूनिट थी, 1500 यूनिट थी, ये क्या पूरी खाली हो गई? तो आंसर इज नो, अभी तक पड़ा है। मैं पूछूं कितना पड़ा है, तो सर आप बोलोगे इसमें से तो ओनली ये 600 यूनिट वाला ही खाली हुआ था। इसमें से तो ओनली हमारा 600 यूनिट वाला ही खाली हुआ है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 900 यूनिट और बची हुई है। तो आंसर इज यस, आपके पास 900 यूनिट बची हुई है और 900 में से आप 600 क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। तो यहाँ पर रेट कौन सी लगानी है? इसी वाली लगानी है 6 के अकॉर्डिंग। तो 3600 हमारे पास ये भी आ गया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट 200 यूनिट और हमने बेची है, तो यहाँ पे लेस करेंगे हम सेल्स कितनी? 200 यूनिट। और 200 यूनिट कैसे निकालोगे? आप वापस देखो कि सर यहाँ पे 1500 यूनिट थी हमारे पास, 1500 थी, 1500। इसमें से हमने क्या किया? 600 तो यहाँ पे निकाल दिया, राइट। और 600 यहाँ पे निकाल दिया, कितना बचा? 1200 अपने बेच दिया। पीछे कितना बचा? 300। लेकिन ये 200 ही चाहिए अपन को, तो आराम से इस यूनिट इस प्राइस के ऊपर अपन इसको भी बेच देंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पे 1200 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1200। तो 6 और 1200 हमारे पास यहाँ पे सेल्स हो जाएगी। सारे ट्रांजेक्शन हो गए। मैं आपको पूछूं, बताओ एक बार यहाँ पर अपने पास अब इन्वेंट्री कितना आया? इन्वेंट्री कितना आया? तो आप बोलोगे हमारे पास इन्वेंट्री कितना है? 3500 हमारे पास अवेलेबल स्टॉक था, उसमें से हमने 900 यूनिट बेचा, 700 यूनिट बेचा, 600 यूनिट बेचा और 200 यूनिट बेचा। दैट इज हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? 1100। बताओ 1100 की कॉस्ट कितनी बचेगी इन्वेंट्री में? तो यहाँ पे अपने पास अवेलेबल स्टॉक 21,000 माइनस 4500 माइनस 500 माइनस 3600
-3600 -1200, तो यहाँ पे आप बोलोगे कितना 7600 आपका क्या हुआ इन्वेंट्री का वैल्यू से निकल के आ गया। ये हमारी एंडिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होगी कि 1100 आपका क्या होगा इन्वेंट्री यूनिट में, और उसका कॉस्ट कितनी होगी 7600। मैं आपको पूछूं ये तो चलो ठीक है, लेकिन अब बताओ मुझे कॉक्स कितना है, तो आप बोलोगे बेचा कितना, तो आप यहाँ पे बोल रहे हो सर हमने 900 यूनिट बेची, 700 प्लस 600 प्लस 200, तो यहाँ पे कितनी बेची हमने 2400 बेची, और इसकी ये कॉस्टिंग है 4500 प्लस 500 प्लस 3600 3600 1200, तो आप यहाँ पे बोलोगे हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई 13,400 हमारी कॉक्स निकल के आ जाएगी। इस तरीके से हम फीफो मेथड कैलकुलेट करते हैं पीरियोडिक मेथड के अकॉर्डिंग। मैं आपको बोलूं कि इसको परपेचुअल मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, तो परपेचुअल मेथड क्या होता है, परपेचुअल मेथड में क्या होता है एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को आपको कंसिडर करना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। कि आपने जैसे मान लो कोई ये आपने सपोज करो यहाँ पे क्या परचेज करी 1500 यूनिट, उसके बाद जस्ट सेल कर दी, तो जस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम निकालते रहेंगे, ठीक है। जस्ट आप निकालते रहो कि कितना कितना बच गया, लेकिन एंट्री हम वैसे करने वाले हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना है, जो पहले आया उसको पहले निकाल दो, लेकिन एवरी ट्रांजेक्शन जो होगा उसको हमें कंसिडर करके रखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सारी परचेज को पीरियोडिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक साथ लिख दी और सेल हम अलग कर रहे हैं, लेकिन परपेचुअल मेथड में हर ट्रांजेक्शन्स को आप एज ए अलग अलग इंडिविजुअल आइटम्स मान के कैलकुलेट करोगे। मजे की बात, जब आपको एग्जाम्स में फीफो मेथड से रिलेटेड कॉक्स पूछे या इन्वेंट्री पूछे, चाहे पीरियोडिक मेथड दे या परपेचुअल मेथड दे, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा, सेम आंसर होगा आपका, ठीक है। कि आपका पीरियोडिक मेथड पूछे या परपेचुअल मेथड पूछे, दोनों का आंसर सेम ही होगा। ओके, तो फीफो मेथड का जो इन्वेंट कॉक्स है चाहे इन्वेंट्री पूछे, दोनों का आंसर परपेचुअल में भी उतना ही आने वाला है। हम एक बार देखेंगे सेम कैसे होगा, एक बार कैलकुलेट करेंगे करते कैसे, और फिर देखेंगे सेम होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर क्लियर है सबका कि फीफो मेथड पीरियोडिक मेथड के अकॉर्डिंग और परपेचुअल मेथड के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। पीरियोडिक के अकॉर्डिंग क्लियर है कि पीरियड के अकॉर्डिंग सारी परचेज एक साथ, फिर उसमें से हम लेस कर देंगे सेल्स को। अब आता है देखो एग्जाम्स में हम क्या करेंगे, इतने बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करके नहीं बैठेंगे, अंडरस्टूड। हमें पता है कि एग्जाम्स में हमें जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हमें हार्डली 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करो, अपना स्मार्ट तरीका लगाओ, इसकी जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे कि अपने पास एंडिंग इन्वेंट्री कितना बचा 1200, सॉरी 1100 एंडिंग इन्वेंट्री। मैं आपको पूछूं कि 1100 आपका एंडिंग इन्वेंट्री बचा है, तो आप मुझे बता सकते हो कि सर फीफो मेथड में तो फर्स्ट में जो आया वो पहले निकल गया, तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो लास्ट में आया वही बचा होगा, लास्ट में आया वही बचा होगा। तो लास्ट में हमारे पास इन्वेंट्री बची होगी, लास्ट में आया वही इन्वेंट्री बची होगी, तो लास्ट में आया क्या, एक तो हमारे पास क्या हुआ 1000 ये वाला आया है आपके पास, ये यही तो आया है लास्ट में ये वाला, ये अभी हम कह सकते हैं सर नहीं बिका होगा क्योंकि हमारे पास टोटल इन्वेंट्री कितना बचा हुआ है 1100, तो यहाँ पर लास्ट में कितना है 1000 इन्वेंट्री बचा हुआ है, तो $7 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। और फिर लास्ट में और कौन सा आया था आपका, लास्ट में ये वाला 1500, तो इसमें से अब अपन को चाहिए कितना, आप बोलोगे यहाँ पर हमारा 1000 तो कवर हो गया है, इसका मतलब 100 यूनिट इसमें से पड़ा होगा, 100 यूनिट $6 कॉस्ट की पड़ी होगी और 1000 यहाँ पे $7 की कॉस्ट की पड़ी होगी। इंस्टेंटली आप कैलकुलेट कर पाओगे कि हमारे पास 1000 इंटू 7, इसको मेमोरी में डालो, और 100 इंटू 6 और इसको मेमोरी में डालो, 7600 आपका क्या निकल के आ जाएगा, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन निकल के आ जाएगा। और इंस्टेंटली हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर पा रहे हैं कि 7600 हमारे पास क्या है इन्वेंट्री का वैल्यू है। आपको पूछे कॉक्स, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितना 1100 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बचा है, और हमारे पास अवेलेबल फॉर इन्वेंट्री कितना है 3500, तो हमने बेचा कितना होगा 2400 इन्वेंट्री हमने बेच दिया। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगाओ कि पहले आया जो पहले बिका होगा, भाई अपन को कॉक्स निकालना है, तो कॉक्स निकालना तो पहले कौन सा आया, पहले हमने 1000 यूनिट बेची होगी $5 के अकॉर्डिंग, तो फटाफट कैलकुलेट करो कि 1000 इंटू 5, अब कितना निकालना अपन को
यहाँ पे $1000 तो अपन ने लेस कर दिया, 1000 यूनिट तो अपन ने लेस कर दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पे कितना 1400 चाहिए, बताओ 1400 पहले वाले में से ले सकते हैं, यस। तो 1400 इंटू 6 करोगे डायरेक्टली तो हमारे पास 8400 आएगा, और इसकी टोटल दोनों की मिला के 13400 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो जब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसको जल्दी से जल्दी एग्जाम्स में क्वेश्चन सोल्व करने की सोचो, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के कि कौन सी इन्वेंट्री पहले आएगी। फीफो मेथड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले आया होगा पहले निकल गया होगा, लास्ट में बचा वही इन्वेंट्री होगा। कॉक्स निकालना है, पहले आया होगा पहले बेचा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग रेट निकालनी है हमें, राइट। तो ये होता है फीफो मेथड। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि सर आप बोल रहे हो फीफो मेथड में चाहे पीरियोडिक यूज करो चाहे परपेचुअल मेथड यूज करो, आंसर सेम आने वाला है। एक बार दिखा दो सर, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 1000 यूनिट और 5 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कितना हो गया 500 एवरीवन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट परचेज करा 1500 6 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हो गया 9000। फिर आपने क्या किया, परचेज के बाद में ये एंट्री हो गई, फिर आपने सेल करा 900, तो आपने इसी टाइम दिखा दिया सेल्स, और यहाँ पे आ गया 900। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगाओ कि पहले है वो पहले बेच दो, तो आप बोलोगे सर ये बेचेंगे, इसमें से बेचेंगे तो मतलब 900 यूनिट बेचेंगे, वो 5 वाले रेट का बेचेंगे, तो मतलब 4500। एवरी एंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे एवरी एंट्री हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फिर परपेचुअल के अकॉर्डिंग डेट वाइज चल रहे हैं अपन, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे सेल्स दिखा दोगे, सेल्स कितनी करी आपने 700 यूनिट करी, 700 यूनिट करी, तो आप बोलोगे सर 700 यूनिट करी तो 100 यूनिट तो मेरे पास पहले बची हुई थी, तो आप कह दोगे कि हमारे पास 700 में से 700 यूनिट हमने बेची, उसमें से 100 यूनिट तो हमने ये 5 रुपये वाले रेट की बेची, और फिर यहाँ पे 600 यूनिट हमने 6 के अकॉर्डिंग बेची, तो ये 500 और यहाँ पे 3600। फिर आपने परचेज करा है 1000 यूनिट, तो आपने यहाँ पे लिख दिया परचेज, और 1000 यूनिट क्या रेट लगाई 7 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 7000। फिर आपने सेल करी है 600 और 200, तो यहाँ पे आपने सेल्स दिखा दी 600। अब बताओ 600 आपके पास है, तो आप बोलोगे हाँ ये अवेलेबल है, इंटू 6 कर दोगे 3600 आ गया, और फिर आपकी सेल्स हो गई कितनी 200, तो भी आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे 1200। बताओ यहाँ पे अपने पास इन्वेंट्री कितना आया, इन्वेंट्री कितना आया एंडिंग में, तो आप बोलोगे सर सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को पता है 1100 हमारे पास यूनिट बचेगी, और इसका आप टोटल करके देख लो कि 5000 प्लस 9000 माइनस 4500 माइनस 500 माइनस 3600 माइनस हम करेंगे प्लस करेंगे 7000 माइनस करेंगे 3600, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1200, तो हमारे पास आंसर आएगा 7600। एवरीवन क्लियर है, 7600 हमारा एंडिंग इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। आपको बताना है कॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो फटाफट कॉक्स की वैल्यू ये जो बेचा है अपन ने निकालो 4500 प्लस 500 प्लस 3600 प्लस 3600 और प्लस 1200, तो यहाँ पर अपने पास कॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2400 यूनिट बेची, और 13400 यहाँ पे आ गया। मतलब कि हमने देखा था ना कि फीफो मेथड में आपका पीरियोडिक मेथड यूज करो या परपेचुअल मेथड यूज करो, सेम आंसर आने वाला है। और सेम आंसर आया कि नहीं आया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। सिंपल मेथड ये है, ये वाला फॉलो कर लो। जब आपको फीफो मेथड पूछे एग्जाम्स में और बोले परपेचुअल के अकॉर्डिंग निकालो या पीरियोडिक के अकॉर्डिंग निकालो, तो आपको पीरियोडिक ही निकालना है। फटाफट आपको पूरी परचेज एक साथ लिखी, सेल्स एक साथ लिखी, जो इन्वेंट्री बची हुई है एंडिंग बची हुई है, तो मतलब लास्ट वाला आइटम ही बचा होगा, फटाफट लास्ट वाले रेट के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर लो। कॉक्स पूछे तो जो पहले आया वो पहले बेचा होगा, फटाफट उसको वहां से बेचना स्टार्ट करो, चाहे कोई सा भी मेथड यूज करे। एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि फीफो मेथड में परपेचुअल इन्वेंट्री और पीरियोडिक इन्वेंट्री हम यूज करते हैं, तो कोई इफेक्ट आएगा क्या उनकी वैल्यूएशन पे, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम वैल्यूएशन रहने वाली है। सिर्फ फीफो मेथड की बात कर रहा हूँ, ओके। अब आ जाओ फटाफट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा हो गया हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास लीफो मेथड, ओके। लीफो मेथड, नेक्स्ट मेथड हमारे कौन सा हो गया लीफो। अब पता चल रहा है लीफो मेथड का मतलब क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, कि जो लास्ट में आया वो पहले निकल जाएगा,
लास्ट में आया वो पहले निकाल दो, आ जाओ, लास्ट में आया पहले निकाल दो, लेकिन पीरियोडिक के अकॉर्डिंग सेम जो अपने कॉन्सेप्ट पहले लगाया था वही लगा दो कि सर पीरियोडिक में सारी परचेज एक साथ और फिर सारी सेल्स एक साथ लेते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं फटाफट। यहाँ पे लेंगे हम कि सर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1, ओपनिंग स्टॉक कितना है 1000, क्या रेट में खरीदा है 5, तो टोटल कितना हो गया 5000। फिर आपने परचेज करी कितनी 1500 यूनिट और क्या रेट 6000, तो ये हो गया 9000। फिर आपने और परचेज करी है, कितने करी है 1000 यूनिट करी है 7 के अकॉर्डिंग, ये हो गया 7000। और फिर आपने कोई परचेज नहीं करी तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कितना 3500 अवेलेबल है। और अपने पास टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 21,000, 5,000 प्लस 9,000 प्लस 7,000, आप बोलोगे 21,000 हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है। सेम देखो ये का यही करा है मैंने, कुछ नहीं करा। अब आ जाओ फटाफट इसमें से सेल निकालते हैं बाहर। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स, सेल्स कितनी करी तो आप बोलोगे सर 900 यूनिट, 900 यूनिट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में तो जो पहले आया वो पहले बिका होगा, तो अपन ऊपर से ले रहे थे। लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो लास्ट में आया वो पहले बिका होगा, तो लास्ट में कितना आया होगा, लास्ट में 1000 यूनिट आया है इंस्टेंटली, कि हमारे पास अभी रिसेंट में जो आइटम आया है उसको पहले बेच दो। तो पहले बेचेंगे तो यहाँ पे 1000 यूनिट हमने खरीदा और $7 के अकॉर्डिंग खरीदा, तो यहाँ पर अपने पास 900 यूनिट जो हम बेच रहे हैं वो पहले 1000 यूनिट में से बेचेंगे। इसका मतलब हमारे पास रेट कौन सी लगेगी 7 वाली रेट लग जाएगी। तो 900 इंटू 7, तो यहाँ पे 6300 कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी उस 900 की बेची गई कॉक्स। ओके, फिर हमने नेक्स्ट क्या करा है सेल्स करा और कितना, तो आप बोलोगे सेल्स कितना 700। लेकिन 700 में आप बोलोगे सर इस 1000 में हमारे पास अभी 700 यूनिट जो बेच रहे हैं, तो उसमें से आपको पता है कि 1000 यूनिट जो हमने बेची थी उसमें से 900 तो बिक चुकी है, तो हमारे पास 100 यूनिट हमारे पास बची है। तो 100 यूनिट जो बची है तो उसकी रेट हमें यहाँ पे लेनी है पहले तो 100 इंटू 7, तो आप बोलोगे सर 700 की ये आ गई, लेकिन हमें तो बेचनी 700 है तो 600 यूनिट और लेनी पड़ेगी। सर ये तो पूरा खाली हो गया, इसके जस्ट बाद में लास्ट में कौन सा आया हुआ है, तो आप बोलोगे 1500 आया हुआ है, इसमें से 600 ले लेंगे। क्या रेट लेंगे 6 वाली रेट यहाँ पे लेंगे, $6 पर यूनिट आप यहाँ पे ले लोगे। एवरीवन क्लियर है, तो यहाँ पर अपने पास 3600 आ गया। चलो फिर नेक्स्ट हमारे पास सेल कौन सी हुई थी, नेक्स्ट सेल कौन सी है, नेक्स्ट सेल हो रखी है हमारे पास 600 यूनिट की, 600 यूनिट की तो हमारे पास अवेलेबल है, तो आप कह सकते हो कि 6 इंटू 6 3600 आ गया। फिर और सेल हुई थी हमारे पास कितनी 200 यूनिट की, तो क्या अवेलेबल है, क्या देखो 6 और 6 कितना 1200, लेकिन हमारे पास 1500 बचा था, अभी भी हमारे पास 300 यूनिट बची हुई है, तो 200 में से 6 की रेट यहाँ पे 1200 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इन्वेंट्री कितना आया, इन्वेंट्री कितना आया, तो इन्वेंट्री तो सेम आएगा 1100, लेकिन वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी 21,000 माइनस 6,300 माइनस 700 माइनस 3,600 माइनस 3,600 माइनस 1,200, आप बोलोगे 5,600 आपका क्या होगा इन्वेंट्री, यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। मैं आपको पूछूं बताओ कॉक्स कितना है 2400 यूनिट का, तो इंस्टेंटली फटाफट ये कैलकुलेट कर लो कि 6,300 प्लस 700 प्लस 3,600 प्लस 3,600 1,200, आप बोलोगे यहाँ पे 15,400 हमारा क्लोजिंग या कॉक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दैट इज आर कॉक्स, किसके अकॉर्डिंग लिफो मेथड के अकॉर्डिंग, है ना। तो वो क्या है कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करा है। फीफो मेथड जब कैलकुलेट कर रहे थे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कि पहले आया वो पहले बेच दिया, लिफो मेथड में लास्ट में आया वो पहले बेच दिया। लास्ट में हमारे पास 1000 यूनिट आया, तो इसका मतलब जो हम पहले बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है 7, तो हम यहाँ पे 7 के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे कॉक्स अलग है सेल्स वैल्यू अलग है। मैंने ऊपर आपको देखो यहाँ पे $10 सब में लिखवाई थी, है ना $10, तो चाहो तो आप इसमें ना सेल्स वैल्यू भी लिख सकते हो कि सेल्स सेल्स कितनी 2400 इंटू 10, तो आप बोल सकते हो 24,000, और सब में सेम आएगी ये, तो ये सेल्स वैल्यू होगी 2400 इंटू 10,
यहाँ पे कितना हो गया 24,000। मैं आपको पूछूं कि 24,000 जो आपने सेल करी थी उसकी कॉक्स कितनी है, तो कॉक्स कितनी है 13,400। एक बात पूछो आपको, आपने जब ये मेथड देख रहे थे या कैलकुलेट कर रहे थे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है ये 7,600, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है ये 5,600। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब फीफो मेथड हम कैलकुलेट करते हैं और लिफो मेथड कैलकुलेट करते हैं दोनों की इन्वेंट्री मिसमैच है, इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है वो गलत है। फीफो मेथड में जब सेम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लिफो मेथड में हमारी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कम आती है, कम आती है तो हमें पता है कि हमारा इनकम स्टेटमेंट में इन्वेंट्री कम जाएगा, राइट। फिर दूसरी बार आप देखो यहाँ पर कॉक्स की वैल्यू थोड़ी कम आई है 13,400, लेकिन यहाँ पे कॉक्स की वैल्यू क्या आई है ज्यादा आई है 15,400। तो कहने का मतलब जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री क्रेडिट साइड में लिखेंगे सर वो तो कम है, लेकिन जब हम कॉक्स लिखेंगे डेबिट साइड में वो ज्यादा है, लास्ट में इंपैक्ट क्या आने वाला है नेट प्रॉफिट कम आने वाला है। और जब नेट प्रॉफिट कम आता है तो हम टैक्स भी कम भरेंगे, भाई जो नेट प्रॉफिट कम ही आया उसके ऊपर टैक्स ही कम लगा तो गवर्नमेंट को पैसे भी कम गए। इसीलिए इसीलिए क्या है कि हमारा जो यूएस गैप है ना इसको तो अलाउ कर देता है, लेकिन जब अपन आईएफआरएस अकाउंटिंग यूज करते हैं वो इसको क्या कह रहा है कि भाई मैं ना ये तुम्हारा जो लिफो मेथड है ना ये प्रोहिबिटेड कर रहा हूं, मैं इसको अलाउ नहीं करता क्योंकि इसकी वजह से आप हमको टैक्स कम दे रहे हो। तो यूएस गैप लिफो मेथड को अलाउ करता है लेकिन आईएफआरएस इसको अलाउ नहीं करता है, इस रीजन की वजह से कि जब हम लिफो मेथड और फीफो मेथड हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे जो हमारे एंडिंग इन्वेंट्री आ रहा है और कॉक्स आ रहा है उसमें डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस की वजह से नेट प्रॉफिट हमारा लिफो में कम आएगा और नेट प्रॉफिट कम आएगा तो हम इनकम टैक्स कम भरेंगे और इनकम टैक्स कम भरेंगे तो गवर्नमेंट के पास कम जाएगा और गवर्नमेंट के पास कम जाएगा तो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगेगा। ओके, इस रीजन से IFRS इज नॉट अलाउड, लिफो मेथड, यूएस गैप इज अलाउड, वो अलाउ कर रहा है, वो अच्छा बंदा है अपने लिए, ठीक है। ओके तो सर आप गोल्डन जो हर बार बोलते हो वो भी बोल दो कि जब अपने पास लिफो मेथड कैलकुलेट कर रहे थे पीरियोडिक मेथड में आएगा वो भी परफेक्चुअल में भी आएगा, ये लिफो अपने फीफो मेथड में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिफो मेथड में बोल देते हैं कि जो हमारे पास पीरियोडिक मेथड में जो आंसर आएगा वो ही परफेक्चुअल मेथड में सेम आंसर नहीं आएगा, इसमें सेम आंसर नहीं आएगा। वो सिर्फ ओनली फॉर हम कह सकते हैं लिफो मेथड में आपको लेके चलना पड़ेगा कि लिफो मेथड में चाहे पीरियोडिक फीफो मेथड में आएगा, चाहे फीफो मेथड में आप पीरियोडिक यूज करो चाहे परपेचुअल यूज करो, लिफो मेथड में आपको दोनों अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे। रीजन क्या है देखो, आओ इसको एक बार अपन देखते हैं, वापस एक बार कैलकुलेट करते हैं। आओ कि हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 1005 के अकॉर्डिंग और यहाँ पर क्या है 500 आ गया। फिर आपने क्या किया परचेज करी, परचेज कितनी करी 1500, 6 के अकॉर्डिंग 900 9000। फिर आपने इमीडिएटली क्या करा सेल करा है, तो सेल कितना करा है आपने यहाँ पे दिखा दिया, मैंने सेल करा है 900 यूनिट। अब अपन क्या कर रहे थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में तो वैसे भी हमने पहले वाला ले रहे थे, तो पहले वाला ले रहे थे तो चाहे आप परचेज को अलग अलग करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन जो हमारे पास लिफो मेथड में जो लास्ट में आया है उसको पहले लेना है, लास्ट में आया उसको हम पहले लेंगे। तो आप बोलोगे सर परचेज में हमारे पास लास्ट में क्या आया है, अभी रिसेंट ट्रांजेक्शन में देखोगे तो परचेज योर लास्ट 1500 यूनिट खरीदा है और $6 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो हमारे पास 900 यूनिट बिकेगा वो 600 के अकॉर्डिंग बिकेगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे 900 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा 5400, ये होता है लिफो मेथड। फिर हमारे पास क्या हुआ था वापस कि सर 700 आपने क्या किया सेल करा, तो 700 इसमें से ही कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 1500 है लास्ट में जो आया, तो 900 तो निकल गया, हमारे पास पीछे कितना बच गया आप बोलोगे 600, तो 600 में से आप ये 700 जो यूनिट बेचोगे तो 700 में से 600 यूनिट तो 600 यूनिट तो आप 6 वाले बेचोगे और 100 यूनिट आप किस में से बेचोगे 5 वाले में से बेचोगे। एवरीवन क्लियर है? देखो यहाँ पर क्या हुआ 1500 यूनिट था उसमें से 900 यूनिट
अपन ऑलरेडी बेच चुके हैं, तो पीछे कितना बचा होगा, 600 यूनिट बचा। तो 600 अपन को बेचना कितना है, 700 यूनिट, लेकिन 600 यूनिट यहाँ पे इस रेट से बेच देंगे 6 वाले से, लेकिन फिर भी हमें 100 यूनिट बेचनी पड़ेगी। और अब हमारे पास इन्वेंट्री बची कौन सी है, ओपनिंग स्टॉक वाली। तो इस 1000 में से हम क्या करेंगे, 5 रेट वाली यहाँ पे हम ले लेंगे। तो आप बोलोगे 3600 और यहाँ पे हो गया 500। फिर आपने वापस क्या किया, परचेज करा, कितना 1000 यूनिट परचेज करा 7 के अकॉर्डिंग, तो दैट इज आर 7000। लेकिन जब आप इसको सेल करोगे 600 यूनिट को, 600 यूनिट को जब सेल करोगे तो लिफो मेथड कह रहा है जो लास्ट में आया वो पहले बेचो। अब बताओ लास्ट में कौन सा आया, क्या लास्ट में हमारे पास, अब आप बोलोगे सिर्फ 1500 तो बिक गया, यहाँ पे अपने पास लास्ट में पड़ा ओपनिंग स्टॉक का, नहीं भाई, यहाँ पे लास्ट में हमारा परचेज, लास्ट में जो अभी रिसेंट ट्रांजेक्शन हुआ है ये परचेज वाला है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, 1000 में से 600 यूनिट बेचेंगे और वो भी 7 की रेट से। क्या करेंगे, 7 की रेट से हम बेचेंगे, तो यहाँ पे 4200 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे इसी का यही तो प्रॉब्लम है। ये क्या कर रहा है, जब अपन फीफो मेथड यूज कर रहे थे तो वहां पे तो सारी परचेज एक साथ लिख रहे थे और पहले वाली यूज कर रहे थे कि फर्स्ट में है वो बेस्ट में निकाल दो। और यहाँ पर भी अपन यही कर रहे थे कि ऊपर वाला ले लिया, ऊपर वाला ले लिया, पहले निकालते रहो निकालते रहो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है कि लास्ट में जो है वो पहले निकालो। जैसे ही आपके सेल की एंट्री हुई उसके जस्ट बाद में कोई परचेज हो गया तो वो पहले पहले बिकेगा नेक्स्ट सेल में से। तो आपका ये 600 जब बिक रहा है ना, तो वो नेक्स्ट 600 है वो आपका फिक्स पहले वाले 1000 यूनिट में से बिकने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी रेट आ गई, यहाँ पर अपने पास रेट कौन सी आ गई, $7 वाली रेट आ चुकी है। एवरीवन $7 वाली रेट हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब आओ फटाफट वापस। अब हमने और बेचा है कितना, आप बोलोगे सर 200 यूनिट और बेचिए। तो 200 यूनिट के अकॉर्डिंग हम वही बोलेंगे कि अभी 1000 ही खरीदा है, उसमें 600 निकाल दो, 200 यूनिट और बचे, 400 यूनिट बची उसमें से 200 निकाल देंगे, तो यहाँ पे 1400 निकल के आ जाएगा। और ये हमारे पास खत्म। यहाँ पे आएगी इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री 1100 सेम आंसर आएगा यूनिट में। टोटल में देखते हैं कि 5000 प्लस 9000 माइनस 5400 माइनस 3600 माइनस 500 प्लस 7000 और माइनस 4200, और यहाँ पर अपने पास कितना हो गया, माइनस सेल हुई ना ये, हाँ तो सेल हुई है तो ये लेस करो 1400, तो आप बोलोगे 5900 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी एवरीवन। और कॉक्स कितना आएगा, कॉक्स कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर कॉक्स बेचा कितना था 2400, और यहाँ पर ये वाला कॉक्स पूरा जो यहाँ पे दे रखा है ना, ये वाली कॉक्स जो अपन ने पर यूनिट से कैलकुलेट करा है, तो 5400 प्लस 3600 प्लस 500 प्लस 4200 1400, आप बोलोगे हमारे पास कॉक्स कितनी आ गई, यहाँ पे कॉक्स आ गई हमारे पास कितनी 15,100 15,100। अब मुझे बताओ कि इसमें हमारे पास लिफो मेथड जब कैलकुलेट कर रहे थे तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन 5600 आ रही थी, यहाँ पर 5900 आ रही है, यहाँ पे 15,400, यहाँ पे 15,100। सर डिफरेंस है या नहीं है, सर सेल्स कितनी होगी, सेल्स तो भाई वही होगी इंटू 10 कर लो तो 24,000। ओके, ये होता है हमारा सेल्स का वैल्यू। बताओ परपेचुअल और पीरियडिक मेथड समझ में आया कि नहीं आया। जब हम लिफो मेथड यूज करें चाहे फिफो मेथड यूज करें, आपको क्वेश्चंस दिया होगा कि आप पीरियडिक मेथड यूज कर रहे हैं या परपेचुअल मेथड यूज कर रहे हैं। जब फिफो मेथड पूछे तो दोनों में आंसर सेम है, और मैं तो रिकमेंड करता हूँ पीरियडिक मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के फटाफट कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। लिफो मेथड में दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, तो आप दोनों अलग अलग कैलकुलेट करोगे। जब लिफो मेथड में हम पीरियोडिक मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंपल सा आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो कि सर हमारे पास 1100 यूनिट बची हुई है, तो इसका मतलब मेथड क्या कर रहा है, लास्ट में आया वो पहले बिका होगा, तो मतलब लास्ट में आया वो पहले बिका होगा, तो पहले जो पड़ा होगा वही इन्वेंट्री होगा। तो 1100 में आप बोलोगे सर यहाँ पे 1000 वाली 5 वाली रेट पड़ी होगी, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 1000 इंटू 5। ओके, फिर आपका 100 यूनिट है वो इस 6 वाले में से पड़ा हुआ, तो इंटू 6, तो आप बोलोगे सर 5600 यहाँ पे आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन निकालना। फिर आप बोलोगे सर कॉक्स कितनी आएगी, तो लास्ट में आया वो पहले निकला होगा,
तो लास्ट में आया हुआ यही बिका होगा, तो आप बोलोगे सर कि लास्ट में कितना बिका, कितना टोटल 2400 यूनिट, तो यहाँ पे 1000 यूनिट ये वाला पहले बिका होगा इंटू 7 के अकॉर्डिंग। अभी भी कितनी बच गई हमारे पास 1400 यूनिट। तो अब नेक्स्ट वाला जो 1500 यूनिट है इसमें से बिका होगा, तो 1400 इंटू 6 करोगे तो हमारे पास 15400 आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से फटाफट कैलकुलेट करना है, ठीक है। पीरियोडिक मेथड में, परपेचुअल मेथड में जब हम जाते हैं ना, तो वहां पे आपको एवरी ट्रांजेक्शन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो कि सेल्स कर रहे हो 900 यूनिट की, तो इसके पहले देख लो नेक्स्ट, इसके जस्ट पहले वाले की परचेज कौन सी है, वो इसकी कॉक्स हो जाएगी यदि स्टॉक अवेलेबल है तो, नहीं तो उससे पहले वाले और ले लो। लास्ट में जो हमारे पास इन्वेंट्री बचेगी, कि लास्ट के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के लास्ट में जो आया वो पहले निकल गया, मतलब हमारे पास लिफो मेथड में पुराना इन्वेंट्री ही पड़ा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लिफो मेथड कैलकुलेट करो। ये हो गया हमारे पास लिफो मेथड। अब मैं आपको बताऊं नेक्स्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। नेक्स्ट अपना तीसरा मेथड है वेटेज एवरेज मेथड, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ पीरियोडिक के अकॉर्डिंग। इतना सिंपल मेथड है कि आप सोच भी नहीं सकते। कैसे सर, फटाफट मैंने जो बताया वो कर लो। ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितना था 1000 ना, ओपनिंग स्टॉक अपने पास 1000 यूनिट था 5 के अकॉर्डिंग, ओके। फिर हमारे पास कितना हो गया 5000। फिर आपने क्या किया, परचेज, कितना परचेज करा, तो आप बोलोगे सर हमने परचेज करा 1500 और 6 की रेट के अकॉर्डिंग 9000, ओके। फिर आपने और परचेज करा, कितना यूनिट परचेज करा, तो 1000 यूनिट परचेज करा 7 के अकॉर्डिंग 7000। टोटल कितना हुआ, आप बोलोगे हमारे पास 3500 यूनिट अवेलेबल है और 21000 यूनिट की कॉस्ट होगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, सिंपल सा, नाम से पता चल रहा है वेटेड एवरेज मेथड, कि आप है ना पूरी यूनिट का एक वेटेड रेट निकाल दो। रेट कैसे निकालते हैं, कि आपके पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय अवेलेबल फॉर सेल स्टॉक। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना है 21000 डिवाइडेड बाय अवेलेबल फॉर सेल स्टॉक कितना है 3500। तो मुझे बताओ पर यूनिट कितना आ गया एवरेज, तो आप बोलोगे सर 21000 डिवाइडेड बाय 3500 $6 पर यूनिट आपका आ गया। ये निकालते आप कुछ भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको पूछो बताओ कॉक्स कितना है, तो आपको कुछ नहीं करना, कॉक्स का मतलब बेचे गए माल की लागत, कि 2400 यूनिट बेचिए, इंटू कर दो 6 से, तो 2004 इंटू 6 करेंगे तो 14400। मैं पूछूं इन्वेंट्री बताओ, तो इन्वेंट्री कितना आया, आप बोलोगे 1100 इन्वेंट्री बच रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1100 इंटू 6 करेंगे तो 6600 हमारा इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। ये हो गया। मैं पूछूं बताओ सेल्स कितनी होगी, सेल्स में तो कोई फर्क ही नहीं आएगा सर, 24000 यहाँ पे आ गया। कितना इजी मेथड है ये वेटेड एवरेज मेथड, किसके अकॉर्डिंग, पीरियोडिक के अकॉर्डिंग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जितना ये इजी पीरियोडिक मेथड में है उतना ही ये डिफिकल्ट परपेचुअल मेथड में, और परपेचुअल मेथड में इसका नाम चेंज हो जाता है, मूविंग एवरेज मेथड बन जाता है ये मूविंग मेथड बन जाता है, ठीक है। कि मूविंग हमारे पास मतलब चलता रहने वाला मेथड, इसका नाम ही चेंज हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हर ट्रांजेक्शन जैसे ही होता है उसके बाद आप अपना एवरेज वापस निकाल दो, एवरी ट्रांजेक्शन के बाद में अपनी एवरेज कॉस्ट निकालते रहो। कैसे सर, एक बार बताते रहो, एक एग्जाम वापस इसी एग्जाम्पल को समझते हैं, कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, मैंने कहा 1000, 5 की रेट है और 5000, इसका एवरेज निकालो, तो इसका एवरेज तो सर सेम ही होगा, कि 1000 है, 5 रेट लगाइए 5000, यदि आप एवरेज वापस लगाओगे तो 5000 डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट मतलब 5 की रेट आएगी, कि आपको यहाँ पे रेट ही निकालनी है। फिर वापस नेक्स्ट करो परचेज, परचेज कितना करा, तो आप बोला 1500, 6 के अकॉर्डिंग हमने खरीदा 9000, ये आ गई। मैंने उसी टाइम बोल दिया इसका आप क्या कर दो एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे, 2500 टोटल आई है और इसका कितना हो गया हमारे पास 14000, मैंने यहाँ पे लिख दिया एवीजी, ठीक है। तो यहाँ पे 2500 यूनिट हमारे पास अवेलेबल है और 14000 की कॉस्ट है। मैं आपको पूछूं क्या 2500 यूनिट में एक यूनिट की कॉस्ट निकाल सकते हो,
तो यस आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 14,000 डिवाइडेड बाई 2,500। तो आप क्या करोगे 14,000 डिवाइडेड बाई 2,500, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास 5.6। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई 5.6। अब ये हमारे लिए काम आएगी। आप पीछे वाला भूल जाओ। अब आपके पास 2,500 यूनिट है, एक यूनिट की कॉस्ट है 5.1 और टोटल है हमारे पास 14,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है परचेज के बाद में, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका हो रखा है यहाँ पे, ये ले लेते हैं ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है सेल्स। सेल्स कितनी यूनिट 900 यूनिट हुई है। किस में से बिका होगा, सिर्फ 2,500 में से बिका होगा। किस रेट पे बिका होगा, एवरेज वाले रेट से। तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई बाई करेंगे 5.6 और हमारे पास कितना आ जाएगा 900 इंटू 5.6, तो हमारे पास 5040। ओके, मुझे बताओ जैसे एक ट्रांजेक्शन हो गया उसके बाद में आप इमीडिएटली आप क्या करो, अपना अवेलेबल फॉर स्टॉक निकाल दो, एएफएस निकाल दो। अब आपके पास एएफएस कितना है, तो 2,500 में से 900 बिक गया, तो आपके पास बचा कितना 1,600 और उसकी कॉस्ट 14,000 माइनस 5040, तो आपके पास 8,960 बचा। मजे की बात यह है कि आपके पास जब आप वापस कैलकुलेट करोगे इसकी एवरेज रेट तो 5.6 ही आएगा, क्योंकि बेसिकली बनता भी है क्योंकि यहाँ पे अपने एवरेज लिखा है और उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सर एवरेज रेट तो सेम ही आएगी ना। ओके, उसके बाद अपन ने क्या करा था, उसके बाद अपन ने 700 यूनिट सेल करी थी, है ना। 700 यूनिट अपने क्या कर दी, सेल कर दी। तो 700 यूनिट सेल करेंगे तो इसी रेट से करेंगे 5.6 से। तो 700 इंटू 5.6, तो आपके पास 3,920 ये हमारा कॉस्ट आ गया। अब बताओ आपके पास स्टॉक कितना बचा, तो आप बोलोगे 1,600 माइनस 700, आपके पास 900 एएफएस बचा और 5.6 की रेट ही बचेगी, और यहाँ पे 8,960 माइनस 3,920, तो हमारे पास 5,040 आंसर आ जाएगा। एवरीवन आएगा नहीं आएगा, चलो नेक्स्ट। सेल के बाद में वापस क्या हुआ था, सेल्स के बाद में वापस आपने परचेज करी थी कितनी यूनिट, 1,000 यूनिट आपने परचेज करी है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे परचेज, परचेज 1,000 यूनिट करिए 7 रेट के हिसाब से और 7,000। मुझे बताओ अवेलेबल फॉर स्टॉक कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1,900 हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, और यहाँ पे टोटल कितना हो गया 12,040, 12,040, ये 5,040 प्लस 7,000। ओके, आपको क्या करना है, 12,040 जो आया है वो कितनी यूनिट के लिए 1,900। तो मैं आपको पूछूं बताओ पर यूनिट कितना आया, तो आप यहाँ पे कह सकते हो 6.336। ये आपका क्या हो जाएगा, पर यूनिट निकल के आ जाएगा कि आपके पास जो स्टॉक आया है पर यूनिट ये है। ओके, नेक्स्ट मुझे बताओ परचेज के बाद में आपने क्या करा होगा, सेल्स करी होगी। सेल्स कितनी 600 से और फिर 200 से, आप दोनों सेम मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 800 यूनिट और 6.336 से आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 800 से मल्टीप्लाई करोगे आप 800 से, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 5,000 और मैं यहाँ पे 69 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास स्टॉक कितना बचा, 1100 का बचा। इन्वेंट्री, सारी इन्वेंट्री हमारे पास आ गई, और 12,040 में से आप करोगे 12,040 में से लेस करोगे 5,069, तो आपके पास स्टॉक कितना बचा, आपके पास स्टॉक 6,971 की वैल्यूएशन वाला बचा। एवरीवन 6,971 की वैल्यूएशन वाला हमारे पास इन्वेंट्री बचा। मैं आपको पूछूं कॉक्स कितना है, तो कॉक्स निकाल सकते हो, यस सर कॉक्स निकाल सकते हैं। हमारे पास 2,400 यूनिट बेची, पहली यूनिट जो हमने बेची थी, पहली यूनिट हमने बेची थी वो 900 यूनिट बेची थी, किसकी 5,040 में से। फिर अपने दूसरी बेची 3,920, फिर अपने बेची थी यहाँ पे 800 वाली, तो 5,069। तो आपके पास बताओ टोटल, टोटल हमारे पास कॉक्स कितने आ गई 14,000 और 29, 14,029 हमारे कॉक्स आ गई। मैं बोलूँ आपको सेल्स वैल्यू कितनी है, तो 2,400 इंटू 10 करोगे तो 24,000 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सेल्स वैल्यू निकल के आ जाएगा। एवरीवन क्लियर है यहाँ पे। तो ये होता है मूविंग एवरेज मेथड।
मूविंग एवरेज मेथड में एवरी ट्रांजेक्शन जैसे हो जाए उसके बाद आप अपना एवरेज निकाल दो। एग्जाम पर्सपेक्टिव से यदि पूछे तो आपको एक या दो ट्रांजेक्शन ही देंगे, इतना बड़ा लेंदी एग्जाम्पल नहीं देंगे कि जिससे आप सिर्फ अपनी एवरेज कॉस्ट निकालते रह जाओगे। ठीक है, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। ये हमारे मेथड थे पूरे के पूरे, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड, दोनों तरीके से परपेचुअल और पीरियोडिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार बुक में आ जाओ फटाफट, बुक में आ जाओ। और मैंने आपको ना ये एक एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करवा भी दिया है ये वाला। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया था। तो आप बोल सकते हो देखो फीफो मेथड, फीफो मेथड का पीरियोडिक कितना है 7600 और यहाँ पे 13400। तो अपने कितना आ रहा है यहाँ पे फीफो मेथड के अकॉर्डिंग, फीफो मेथड के 7600 और 13400। अब आओ वापस कि फीफो मेथड में यहाँ पे लिखा हुआ है परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड निकालना है। तो फॉर फीफो द पीरियोडिक एंड परपेचुअल मेथड yield द सेम आंसर, दोनों का सेम आंसर रहने वाला है। द आंसर टू द फीफो परपेचुअल मेथड आर सेम एज द आंसर टू फीफो पीरियोडिक मेथड, दोनों का सेम आंसर रहने वाला है। और हमने कैलकुलेट करके भी देखा था कि सर सेम आंसर आता कैसे, तो यहाँ पे सेम आंसर आ रहा है। तो फीफो मेथड में चाहे आपको परपेचुअल पूछे या पीरियोडिक मेथड पूछे, आपको इस तरीके से कैलकुलेट करके बताना है फटाफट इमीडिएटली कि हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू ये आएगी, कॉक्स की ये आएगी और सेल की वैल्यू तो अपन को दी हुई होगी, तो मल्टीप्लाई बाय हम सेलिंग प्राइस से कर देंगे। ठीक है, ये होगा। फिर हमारे पास आएगा लिफो मेथड। लिफो मेथड में क्या हो रहा है, लिफो मेथड में इन्होंने क्या करा है, लिफो मेथड में यहाँ पर इनके पास पीरियोडिक में आ रहा है 5600 और 15400। यहाँ पर अपने पास कितना आया 5600 और 15400 करेक्ट है। परपेचुअल में क्या करा है कि 15100 और 5900 हमारे पास इसकी कॉक्स आ गई। तो 5900 कॉक्स हो गई और अपने सॉरी कॉक्स कितनी हो गई 15100 और हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यूशंस आ गई 5900। फिर हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग 6600 और 14400 हमारे पास कॉक्स आ गई। और मूविंग एवरेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 6971 और 14029 हमारे पास किसकी निकल के वैल्यू आ रही है, हमारे पास कॉक्स की वैल्यू निकल के आ रही है। तो हमारे वेटेड एवरेज मेथड में हमारे पास 14400 और 6600 पीरियोडिक मेथड में, और परपेचुअल में हमारे पास कितनी आ रही है 6971 और कॉक्स की आ रही है 14029। ये एग्जाम्पल आपका हो गया है। ओके, तो ये सारे के सारे जो इन्वेंट्री का वैल्यूशंस जो हम करते हैं कि कौन से मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, लिफो मेथड, फिफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड या मूविंग एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग हमने करके देख लिया है। ओके, चलो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक,